अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन बैक इन वेबकास्ट ऑफ ई टॉक्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप जितने भी जो देखने वाले हैं, जो आगे ये देखेंगे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो एवर फर्स्ट जो हमारा वेबिनार था वो ई टॉक्स के थ्रू, उसमें आप सब लोगों ने प्यार दिखाया और आप सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि क्यों ना इस सिलसिले को, ई टॉक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है कि ई टॉक्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सबसे जो जो कसीर तादाद में जो लोग पूछ रहे थे वो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे, हमारे अपने ही दोस्त थे, उनके तवस्सुल से, उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से। तो वो काफ़ी जो है ना पूछ रहे थे। तो ई टॉक्स बेसिकली है क्या, वो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिए बगैर मैं आपको कहूँगा कि ई टॉक्स को देखें। उसकी टाइमलाइन में उसके बारे में लिखा हुआ है कि ई टॉक्स के पर्पस क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो हम अपने इस वेबकास्ट का जो बाकायदे से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम जितने यहाँ पे मौजूद मेरे भाई हैं उनको यहाँ पे वेलकम कहूँगा आज के इस वेबकास्ट में। सबसे पहले हमारे पास जी मौजूद हैं फ़हद बासी साहब। ये मेरे दिल के बहुत ही करीब शख्स हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। और क्या नाम है कि पेशे से प्रोफेशनली ये एक टीचर हैं, ट्यूटर भी हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। और दूसरे जो भाई हैं मुजम्मिल भाई, ये एक अभी हाल ही में फारिगुल तहसील हैं जामिया कराची से। तो आपकी डिग्री आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब थोड़ा जो लाइफ आगे थोड़ा प्रैक्टिकली जो और भी यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है वो खासा हमें प्रैक्टिकल सिखा देती है कि किस तरह होती है। आगे जो हम जब ये फारिगुल तहसील जब डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हमें कुछ और भी जो है ना चीज़ों का पता नहीं होता और उनसे फेस करने के लिए हमें तैयार होनी चाहिए। तीसरे हमारे पास जो जनाब है मोहम्मद बिलाल, ये हमारे हमराह हैं, मेरे क्लासमेट हैं। मोहम्मद बिलाल काफ़ी नेक और नफीस इंसान है, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हमारा तो मौजू है ही। उस पर बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा, आप सब दोस्तों से पूछूंगा कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा फहद भाई की तरफ कि फहद भाई, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप किस तरह जो है ना अपना गुजर बसर करते हैं। थैंक यू नूर हसन भाई, आपने आज के इस ई टॉक्स में मुझे इनवाइट किया, बड़ी खुशी हुई आपसे। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुलाकात होती रहती है लेकिन आज जूम मीटिंग के थ्रू हमारी बातचीत हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इन दोनों दोस्तों को भी सलाम कहूँगा। दरअसल नूर हसन भाई, मैं जैसे आपने मेरा तारुफ कराया कि मैं काफ़ी अरसे से जो है वो टीचिंग से वाबस्ता हूँ, तो आई एम डूइंग टीचिंग फॉर माई लिविंग और मैंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5 सालों से, बल्कि 6-7 साल हो गए टीचिंग करते हुए। इसी को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया और मैं इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, दरअसल तदरीस के शोबे से, और यही कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखूंगा इसको। अच्छा, ये हम चारों के दरमियान एक ये बात कॉमन है कि हम टीचर हैं, ये एक कोइंसिडेंस है। तो अब मैं बढ़ूंगा मुजम्मिल भाई की तरफ कि मुजम्मिल भाई आप बताएं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, पब्लिक जानना चाहती है इसके बारे में। सही जी। तो सबसे पहले तो नूर हसन भाई और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप तमाम लोग आए, और एक नूर भाई का बिलखुसूस इसलिए कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिसमें हम सब कर सके, एक दूसरों के साथ इजहार राय कर सकें। दूसरा, लिविंग के लिए तो एक तो यह है कि ज़ाती तौर पर कुछ ट्यूशंस वगैरह आजकल पढ़ाए जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ वक्त जो बचता है उसमें अब्बू के काम पे जो है वो मदद होती है, और इस तरीके से अपना गुजर बसर होता है, और ये मामला रहता है। शुक्रिया जी, बहुत बेहतरीन हो गया। अब हम बढ़ेंगे मेरे मोहतरम बिलाल भाई की तरफ कि बिलाल भाई आप व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप अपना गुजर बसर करने के लिए क्या करते हैं। वालेकुम अस्सलाम नूर भाई, और तमाम जो बाकी दोस्त हैं उनको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो आपका सवाल है कि लिविंग के लिए क्या करते हैं, तो मेरा भी जैसे आपने बता चुके हैं कि हम सबका ताल्लुक जो है वो तालीम के शोबे से है और हम सब टीचर्स बन रहे हैं। तो मेरा भी जो गुजर बसर का जरिया है वो यही है कि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, देता हूँ बच्चों को, और ख़ुद भी अभी तालीम जारी है हमारी। जी, बहुत ही बेहतरीन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने इस जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, वो ये है कि यार पिछले दिनों ना ट्रेंड चल रहा था काफ़ी इलेक्शन का, बिलखुसूस कराची में,
क्योंकि कराची में जब इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी उसको बारीकियों से और पेचीदगियों से देखा जाता है, हमारी तरफ से नहीं, किसी और लोगों की तरफ से, मखसूस ख़ास लोगों की तरफ से। तो मेरा ये जहन में सवाल आया था कि क्या इलेक्शन जो हैं वो मुल्की मसाइल का हल है, क्योंकि हमारी जो मुल्क की तारीख थी जो है 1947 से लेकर अभी तक कोई 75 to 80 ईयर्स है, उसमें यह है कि हम जो है ना इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होते रहते हैं, और भी दूसरे बल्दियाती इलेक्शंस हैं, ठीक है, और जो 4-5 सालों के बाद भी होते हैं। तो उसमें मेरा ये सवाल जाग रहा था कि क्या इलेक्शन जो हैं वो मुल्की मसाइल का आया कि वाकई में हल है। फिर तभी मैंने आप दोस्तों को जो है ना इसी चीज़ पे बात करने के लिए इनवाइट किया। और तो मैं जो है कि बिलाल भाई जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं बिलखुसूस ये सवाल करूँगा, उसके बाद फिर आप जो दोस्त हैं यहाँ पे दोनों, फिर उस पर आप बात करिएगा। जी बिलाल भाई, आप बताएं कि क्या वाकई में मुल्की मसाइल का जो हल है वो इलेक्शंस हैं? नूर भाई, देखिए जो आपने सवाल किया है इलेक्शंस का, तो मेरे नजरिए में तो इलेक्शंस खुद एक बहुत बड़ा मसला है अगर आप देखें तो। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं, जो तरीकेकार है, वो सारा मामला तो आप भी जानते हैं और आवाम भी आप इस चीज से आगाह है। लेकिन देखिए मेरे नजदीक मसाइल का आपने जो हल पूछा है ना, तो ये दो, इसमें एक सवाल के अंदर ही कई सवाल मौजूद है। मसाइल का हल, देखिए मसाइल का हल तब निकलता है जब आप मसला मालूम करें, मसला क्या है, और मसले की रूट कॉज तक जाएं कि यानी जो मसाइल हैं इनकी वजूहात क्या हैं। वजूहात जानकर जब तक हम जो वजूहात की क्या कहना चाहिए, हमें मसाइल पर गौर नहीं करेंगे कि इनकी वजूहात क्या हैं और इन्हें ठीक करने के लिए हम प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप इलेक्शंस करवाएं या ना करवाएं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और देखिए इलेक्शन अगर आजकल के आप जो आपने ट्रेंड की बात की, तो आजकल का आप ट्रेंड देखें तो हम हर जगह ये सुन रहे हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, पैसे नहीं है, खजाने खाली हैं। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन कराना क्या आसान काम है। अगर हम सिर्फ एक हल्के के इलेक्शन की बात भी करें तो उसके अंदर भी करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे खजाने खाली हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और उसके अलावा भी आपको पता है कि जितनी हमारी जो जिस तरह की मशीनरी काम करती है और जिनकी ड्यूटियां लगती हैं उनके अंदर भी इनके खर्चात होते हैं। और वो जो सिर्फ एक दिन के लिए हमने कागज इंक, आप ये देखें ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा मुतासिर इस वक्त पाकिस्तान कितना मुतासिर ग्लोबल वार्मिंग से। और हम जो इलेक्शंस के अंदर जो हमारा मटेरियल यूज होता है, जिसमें कागज इंक स्याही, आपको पता है उसमें दरख्तों की कितना ये देखें इस्तेमाल है, और सबसे ज्यादा पैसे का ज़िया। और फिर जो इलेक्शंस के ऊपर कोई भी जितने भी हमारी जमातें हैं उनमें कोई राजी नहीं होती, सबके सब आवाज उठाते हैं कि जी धांधली हुई है, तो ये हुआ है, तो वो हुआ है। लेकिन देखिए मेन मकसद पे आता हूँ। मेन बात ये है, आपने जो पूछा मसाइल, मैं सिर्फ एक सवाल उठाता हूँ और मैं चाहूंगा कि बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी इसके ऊपर बात करें। जो भी देखें इलेक्शन खड़े होते हैं, मैं आवाम से चाहूंगा जो सुनने वाले हैं वो इस बात पर गौर करें। सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल है, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो लड़ते हैं, उनसे सिर्फ ये सवाल करें कि ठीक है, आप अगर आप मिसाल के तौर पर आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की, काउंसलर मुंतखब होते हैं ना, तो आप उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए काउंसलर मुंतखब होने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं, आप इस इलाके की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए क्या काम करेंगे, प्लान पूछ लें। यकीनन देखिए आंसर 0/0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा मसला सर यही है, जितनी भी जमातें हैं सबका मसला सर यही है कि हर किसी को इख्तियार चाहिए, पावर चाहिए, इख्तियार चाहिए, लेकिन प्लानिंग नहीं है। हर बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, इख्तियार में आना चाहता है, मेयर कराची बनना चाहेगा, तो कोई काउंसलर बनना चाहता है, लेकिन बनने के बाद करना क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। तो आपने पूछा है कि मसाइल का हल, तो मसाइल के हल तब निकलते हैं जब मसाइल आपको पता हो, मसाइल पता हो और आपको ये पता हो कि इन मसाइल की वजूहात क्या है और उन मसाइल को दूर कैसे करना है। ये आप नोट करें बात को, आप ये यकीन कीजिए जितने भी लोग अभी इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में जो जीते हैं, आप सिर्फ उनसे सिर्फ ये राब्ता करके, मैं चाहूंगा कि जो जिन लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, सिर्फ उनसे सिर्फ मेरे काम तो बात की बात है ना, पहले उनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि आपके पास प्लान क्या है। अगर आप मेयर बने हैं या मेयर बनना चाहते हैं या काउंसलर बने हैं, तो आप इस इलाके के लिए क्या क्या है, आपके प्लान क्या है, आपको पता है इलाके मसाइल। पहले तो ये जानना चाहिए हमको मसाइल से आगाह है। अगर वो मसाइल से आगाह हैं तो इन मसाइल को ठीक करने के लिए उनके पास कोई प्लान है या नहीं है, या सिर्फ बस इलेक्शन लड़के कुर्सी हासिल करना चाहते थे, या अपने नाम के साथ काउंसलर या जो भी है ओहदा होता है सिर्फ वो जोड़ना चाहते थे। जी बहुत ही अच्छे तरीके से बिलाल भाई आपने चीज़ों को डिनोट करवाया हमें। बाकी मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यार कहने से तो मुल्क कह रहे हैं कि दिवालिया हो गया, दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, सॉरी, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अगर और यहाँ पे अगर बात की जाए इलेक्शन की,
बात और ऐड कर ली है कि जो जमातें जो हमारी हैं, ये जो अपने इलेक्शन कैंपेन पर जल्द से जल्द उसमें इतने पैसे जाया करते हैं, खर्च करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अपने जल्द से जुलूस के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। कहने को सब ये कहते हैं कि ये करप्शन हो गई, मुल्क खाली है। अभी जब देखें ना, और आजकल जिस ट्रेंड चल रहा है, आपने बात देखी होगी कि जो कुर्बानी दे, जी गरीब को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हमेशा कुर्बानी देने के लिए गरीब को ही आगे किया जाता है। तो वो तबका जो इलीट तबका है, तब तक उनका बोझ भी आवाम पर, आम लोगों पर डाला जाएगा। और देखिए ना, अब इलेक्शंस के लिए पैसे आ जाते हैं, इलेक्शंस कैंपेन के लिए पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात, मुल्क की सतह पर बात आती है कोई खिदमत करने की या डोनेट करने की, तो सिर्फ गरीब ही नजर आते हैं उस वक्त भी। तो उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं? सही बात है, सही बात है। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ बिल्कुल। वाकई में मसाइल का हल नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इसी दौड़ में लगे पड़े हैं कि भाई इलेक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की भूख इनको लगी हुई है। और जो अगर हैं भी तो बीच जो इन सब के आगे पीछे जितना भी जो भी हो रहा है, सारा का सारा जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, निचले तबके के जो लोग हैं वही पिस रहे हैं। क्योंकि वाकई में सही बात है, जो भी चीज़ें होने के लिए अभी हम थोड़ा आपने बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो है कि हमें गामजन किया, मायल किया। अभी मैं बढ़ता हूँ मुज़म्मिल भाई की तरफ कि बिलाल भाई ने इतनी सारी बातें रखी और बातें की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? सबसे पहले तो बिलाल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने इस मसले के ऊपर बहुत बारीकी से रोशनी दी और फिर उस मसले से दरपेश जो एक सवाल बनता है हर आम इंसान का, वो सवाल भी रखा है जो कि प्लानिंग से रिगार्डेड था कि इलेक्शन के बाद का क्या मामला रहता है। अच्छा, मैं इलेक्शन के खुद के फिनोमेना के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूं ताकि उन चीज़ों को फिर आखिर में जोड़ सकें। ऐसे जैसे मैंने किसी किताब के अंदर ये पढ़ा था, मैं उस किताब का नाम भूल रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि अवाम ने इलेक्शन का जो ये पूरा फिनोमेना है इसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जो हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या हम अपने विल के मुताबिक किसी शख्स को लेकर आए, यानी जो हमारी चीजों को राइट कर सके या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, तो उनको ऐसे बंदे को चुनने के लिए कि जो हमारी ख्वाहिशात या फिर हमारे रजामंदी के तहत आए, उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम उन्होंने चुना कि जिसमें वो सब मिलकर किसी एक बंदे को मुंतखब करें। अब वो कहते हैं कि लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पहले वाला सिस्टम रहा है या कोई सा भी जिसमें खुद कोई बंदा आवाम के ऊपर आ जाता है जबरदस्ती तौर पर, या वो बादशाहत निज़ाम जिसे हम कहते हैं या कोई सा भी दूसरा निज़ाम कहते हैं, तो मसला ये आ रहा है कि ये जो इलेक्शन वाला सिस्टम रहा, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम रहा, ये उससे एक और ये पहले वाले से भी ज्यादा जो है ना वो बहुत बड़ा मसला कहलाया। क्योंकि मसला ये रहा कि इसमें दूसरी चीज ये होती है कि आप इसके अंदर मासिव अमाउंट ऑफ पीपल को, यानी ज्यादा लोगों को या ज्यादा राय को अहमियत देते हो, खुद राय की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। यानी कि आपका कितना अच्छा मशवरा है या कितना अच्छा आपका ख्याल है, ये फर्क ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। क्या मैटर जो चीज करती है वो ये है कि क्या आपकी जो राय है उससे 200 लोग और सहमत हैं या नहीं। अब इस चीज के मुताबिक देखा जाए, अगर हम अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में से हम देखें, तो हमारे यहाँ आवाम की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं है। मतलब आप अगर 200 लोगों को इकट्ठा करते हैं और 200 लोगों से मसला पूछते हैं, तो उन 200 लोगों में से 199 लोगों का ज्यादा से ज्यादा या 190 लोगों का मसला ही यही है, वो बुनियादी मसलों में फंसे होंगे। अब आप जब किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी मसले या बुनियादी मसाइल को ही हल ना करें, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी स्टेट होगी वो ये होगी कि उनको कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो कि उनके बुनियादी मसलों को हल कर दे। अब आप इस मेंटेलिटी को खुद देखें, यहाँ कोई अच्छी डेवलपमेंट या फिर कोई अच्छा माइंडसेट मैटर ही नहीं करता। आप कोई अच्छा माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, आप कोई अच्छा प्लान लेकर आ रहे हैं, ये सब भाड़ में जा रहा है, क्योंकि मासिव अमाउंट ऑफ पीपल इस चीज के पीछे कि उनको बुनियादी चीजें मिल जाए, उनको रोटी कपड़ा मगा। यानी आप हमारे स्लोगन से ही अंदाजा लगाएं कि हमारे पास किस किस तरह के स्लोगन्स होते हैं। यानी वो चीज जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए, चाहे आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई शख्स आपके लीडर बना हो या ना बना हो, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट कि वो आपकी बुनियादी हुकूक को फुलफिल करें। अब हमारे यहाँ ये जो बुनियादी हुकूक हैं यही नारे बन चुके हैं और इसी की बुनियाद पर सारा काम होता जा रहा है। तो हम वो हायर स्टेट जो अचीव करना चाहते हैं, वो जो हायर एक्सपेक्टेशंस जो रखना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। और दूसरी चीज जो होती है वो यहाँ ये होती है कि अब आप हमारे इस करंट सिनेरियो को देखें पाकिस्तान के, तो हमारे यहाँ तालीमी और
अच्छे मशवरे की राय देने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसके नतीजे में होता यह है कि जब बहुत ज्यादा बारीक बीनी से सोचने वाले या लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली आवाम ही नहीं होती, तो वो किस तरीके से किसी एक शख्स को इस तरह से मुंतखब करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म सोच सके या बहुत अच्छे और पायदार जो है वो प्लानिंग करने के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सके। जब ये क्योंकि वो चुनना आवाम नहीं है, जब यहाँ तक कि आवाम के पास ही वो शऊर नहीं है, तो वो किस तरीके से उस बाशऊर इंसान को चुनेंगे? वो तो अपने जैसे अपने मेंटेलिटी के लिहाज से किसी शख्स को चुनेंगे, और वो मेंटेलिटी कहाँ फंसी हुई है? वो अगेन वही वाली पहली वाली बात कि वो जरूरतों पे फंसी है, बुनियादी जरूरतें जो है वो इंसान की पूरी नहीं हो रही। मतलब मैंने अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर बहुत, मैं तालीम जिसको हम समझते हैं कि ये भी एक बुनियादी फरीजा है हर स्टेट का, मैं तो कहता हूँ वो इस एक बुनियादी फरीजे के ऊपर भी नहीं आए। यानी वो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं बुनियादी मसलों के अंदर इतना फंसे रहते हैं कि वो कम से कम इसके ऊपर भी नहीं आते हैं कि यार कम से कम हम जो है वो तालीम के ऊपर भी बात करें। तो ये वाली स्टेट आई हुई है कि भाई इन्हीं मसलों पे, यानी जो बुनियादी बुनियादी मसलों पे इतना अटके हुए हैं कि कोई इनको आके बस इन्हीं इन्हीं चीजों की हो उम्मीद दिला दें, तो बस ये पूरे अपने वजूद के साथ उस शख्स का हो जाए, चाहे वो शख्स कैसा हो, कुछ भी हो, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। वो सारी चीज आप अंदाजा लगाएं कि जब इस तरह की मेंटेलिटी होगी तो किस तरीके से इलेक्शन हल होंगे, ये इलेक्शन का फिनोमेना कैसे होगा सही। और इलेक्शन के फिनोमेना को जो अगर हम लॉन्ग ज्यादा और इन डेप्थ देखें, तो इलेक्शन का फिनोमेना खुद इस चीज पे बेस कर रहा है कि मासिव अमाउंट की चीज के लिए एग्री है, वो अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं पैदा होता। यानी अगर मासिव अमाउंट गलत चीज को सही कह रहे हैं तो वो सही हो जाएगी। इसीलिए डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो खुद इस्लामिक कानून के अंदर भी नहीं माना जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो सिर्फ उसका जो बुनियादी से बुनियादी रूल एंड और गाइडलाइन है, या जो बुनियादी उसूल है जिसके ऊपर पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, वो है मासिव क्वांटिटी किसके साथ है। वो सही या गलत होना मैटर नहीं करता, मासिव क्वांटिटी जिसके साथ होगी। और ये मासिव क्वांटिटी में अगर हम देखें तो वो जो है वो माइंडसेट की बात आ रही है, किस तरह का माइंडसेट आवाम मासिव अमाउंट जो है पीपल का वो किस तरह का माइंडसेट रखता है, वो उसी तरह के माइंडसेट वाले लोगों को चुनेगा और ये सारा फिनोमेना होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मजीद जो है वो रोशनी डालने की जरूरत है कि क्या इलेक्शन से पहले वो जो आवाम है क्या वो तैयार हैं, क्या वो किस तरह मुल्क की हालात को किस तरह देखते हैं, क्या वो कितने बाशऊर हैं कि वो इलेक्शन के इस पूरे फिनोमेना को समझ सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं। तो ये सारा मामला है। सही बात है। वो बाबा फरीद का एक शेर है ना कि दस्सां तेन यार फरीदा रोटी बंदा खा जाता है। तो ये भी मामला है, बिल्कुल हम मामले में बिल्कुल फंसे हुए हैं। और वाकई में मुज़म्मिल भाई मैं भी इसमें थोड़ा ऐड ये करना चाहूँगा कि इलेक्शन के दौरान देखें मतलब जब कोई वोट देने आता है तो उसमें आपका पीएचडी होल्डर भी और आपका मैट्रिक पास भी दोनों बराबर होते हैं। तो मतलब इनमें कोई भी दरमियान कोई फ़र्क नहीं रह रहा, ठीक है। तो मतलब वही हमें पता ही नहीं होता और हमने गधों घोड़ों को सबको बराबर रखा हुआ है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई, मैसेज अमाउंट ऑफ पीपल पे ही हमने फोकस रखा हुआ है। इलेक्शन की जहाँ बात करें तो, वोटिंग की जहाँ बात करें तो। हाँ फहद भाई, अब हम बढ़ते हैं फहद भाई की तरफ। तो फहद भाई आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जी नूर हसन भाई, मुजमिल भाई ने और बिलाल भाई ने जो बातें की, काफ़ी बातों से मैं उनकी एग्री हूँ। और आपने जो माशाल्लाह आज टॉपिक चुना है काफ़ी बेहतर चुना है, क्योंकि अभी अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं। इस हिसाब से आपने ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त चुना है, और इस हवाले से हमें जो नॉलेज है या जो हमें पता है या जो हमारी राय है वो हम अपने सामने रखना चाहते हैं। तो जिस तरह आपने कहा इलेक्शन मसाइल का हल है, तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल इलेक्शन मसाइल का हल है, क्योंकि इलेक्शन से ही जो है हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनकी नुमाइंदगी असेंबली में जाती है। सवाल ये है कि क्या हमारे इस मुल्क में जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी असेंबली में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो जो गरीब हैं, और जो असेंबली पहुंच रहे हैं वो वडेरे जागीरदार और जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बिलाल भाई ने, मुजुल भाई ने कहा कि हमारे इलेक्शन जो है वो सिर्फ पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा होगा वही अपनी कैंपेन चलाएगा, वही अपने जलसे जुलूस करेगा और वही वोट बटोर कर वो असेंबली पहुंचेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ आवाम को शऊर भी हासिल नहीं है कि वो अपने इन लोगों को चुने, क्योंकि यहाँ लोग चुने जाते हैं जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पर, और उसके बाद 5 साल तक फिर वो जो है जात और बिरादरी के नाम पर लुटते रहते हैं उन्हीं लोगों से जिनको वो असेंबली भेजते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपने लोगों को शऊर दें। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि किसी ने मौजूद से पूछा था कि आपने जो है गुर्बत कैसे खत्म की, चाइना में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे लाई आपने? उन्होंने कहा था कि मैंने
मुसलमान ने किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने आप लोगों की किताब से एक बात सीखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जानने वाले और ना जानने वाले लोग बराबर नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो गैर शऊर याफ्ता लोग थे, मैंने उनसे वोट की ताकत छीन ली, और मैंने सिर्फ उन लोगों को वोट की जो ताकत दी जो जानते थे। यानी जो जानने वाले लोग हैं, शऊर याफ्ता लोग हैं, फिर उनको वोट की ताकत दी। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत है, चाइना में इनकलाब, जब से चाइना में इनकलाब आया है तब से वो तकरीबन उनके 10 लाख लोग हैं, वही जो है अपने लिए हुकूमत चुनते हैं, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं उन जमात के ना। तो इस हवाले से हमें अपने लोगों का शऊर उजागर करना पड़ेगा, हमें वोट की अहमियत को जो है उजागर करना पड़ेगा लोगों में, और हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज, एक पार्टी अगर हुकूमत करती है तो उसके अपोजिट पार्टी जो है हर 5 साल बाद जो है वो धांधली का रोना रोती है कि धांधली हुई हमारे साथ, हमारी जो है क्या कहते हैं, सीटें ली गई हैं, चोरी की गई हैं, ये जो मैंडेट है चोरी का है। एक तो मजे से हुकूमत करती है और एक जो है धांधली का रोना रोती है। तो दूसरी बात, फिर 5 साल तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है। हर हर अपोजिशन पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करती है, और जो हुकूमत पार्टी होती है वो तो कहती है कि ये इलेक्शन जो है वो जायज है, फेयर है, ये है। मतलब बिला मतलब वजह जो है ऐसी बातें की जाती है जिससे आवाम जो है उलझी रहे, आवाम के असल मसाइल जो है वो पीछे पड़े रहते हैं। यानी कि जिस तरह बिलाल मोजम्मिल भाई ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे जो है लोगों को उलझाया हुआ है। ये तो बेसिक नीड्स है ना, ये अगर आप स्लोगन ऐसे लोगों को देंगे जो उनकी बेसिक नीड है, तो फिर वो जो है असल अपनी मसाइल पे कैसे जाएंगे। हमारा असल मसला तालीम है, सेहत है, अच्छा रोजगार है, और उसके अलावा जो है हमारे मुआशरे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है ना। हमने क्या किया, हमने बेसिक नीड्स में लोगों को उलझा दिया है। महंगाई इतने उरूज पर है कि लोग जो है खाने पीने के अलावा कुछ सोचते नहीं है। अगर कोई शख्स है जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है और महंगाई के इस भवंडर में वो जो फंसा हुआ है, तो अपने लिए वो नुमाइंदगी असेंबली में कैसे पहुंचाएगा। तो जरूरत इस बात की है, हमें एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिससे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो, और उसके बाद जो लोग हैं वो आगे फिर अपनी तरक्की का सोचें, अपनी तालीम का सोचें, अपनी सेहत के निज़ाम का सोचें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचें। हमारे पड़ोसी मुल्क देख लें, हमसे जो है कई मुल्क हैं जो बाद में आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर ली है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बांग्लादेश की है, कि जो हमसे अलग हुआ था, आज उसका टका जो है वो हमारे रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। श्रीलंका की करेंसी मुस्तहक है, अफगानिस्तान की करेंसी मुस्तहकम है, इंडिया की करेंसी तो कई गुना मुस्तहक है हमसे ज़्यादा। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने अगर अपना मुल्क जो है इस्लामी बुनियादों पर हासिल किया है, एक नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया है, तो हमें उस नज़रिए को या उस इस्लाम के नज़रिए को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी का ऐसा निज़ाम बिछा दिया, या हमने सरमाएदार जागीरदार वडेरों का ऐसा निज़ाम बिछा दिया कि जिसमें जो आपका अक्सरियत याफ्ता तबका, जो गरीब तबका है, वो पीछे चला गया, और जो जागीरदार थे, सरमाएदार थे और वडेरे थे, वो आगे निकल गए। और जो है हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोगों की हुकूमत हो गई जिन्होंने सिर्फ इन गरीब आवाम को लूटा है, और इनको सिर्फ जो है सुहाने ख्वाब दिखाकर, वोट बटोर कर अपने लिए सीटें हासिल की और हुकूमत बनी, और फिर माल बनाकर बाहर निकल गए, या तो फिर यहाँ पे वो हमारे ऊपर अभी भी हुकूमत कर रहे हैं। तो हमें लोगों को शोर देने की जरूरत है और अपना सिस्टम सही करने की जरूरत है, जिससे इलेक्शंस के निज़ाम बेहतर हो, रिफॉर्म्स आए, और जो है लोग अपने नुमाइंदे सही तरह चुन सकें। इस हवाले से मैं यही कहूँगा, आगे जो दोस्त अपनी राय दें। जी काफ़ी बारीकी से आपने फहद भाई चीज़ों की तरफ हमें जो लेकर गए कि चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम जो है कि इसके सिस्टम को, इसकी मैनेजमेंट को अगर हम बेहतर बने और आवाम को शऊर जो अगर आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, और उनके नुमाइंदों की, उनके जो है कि ना कि पता हो, बल्कि उनका उनमें इतनी ज़रूरत हो और उनमें इतना वो शऊर हो कि उन्हें जो है कि सही कर पाएँ। आपने जो है कि बहुत सारी बातों की तरफ, काफ़ी सारी जो ऐसी ज़रूरियात हैं, काफ़ी जो अमर हैं, उनकी तरफ राग़िब किया। और आपके जितने भी, आप तीनों के जितने भी बातें हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। और मुझे भी यकीनन बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, वो आप लोगों से पता चला कि भाई आप जो है कि सिस्टम को ठीक करना है। फहद भाई आपने चीज़ों की तरफ गामजन किया, और एक आप मुजम्मिल भाई आपने भी इन चीज़ों की तरफ हमें जो है कि राग़िब किया कि भाई के जो इलेक्शन है उसमें क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती, कि उसमें सारे के सारे जो है कि बहुत सारी कसीर तादाद में लोगों की राय मैटर करती है। ये नहीं मैटर करती राय कि वो बंदा आया कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज़ को सही कर पाए
और बिलाल भाई ने भी हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेकर आए कि भाई मुल्क कहने को मुल्क दिवालिया है, दिवालिया होने जा रहा है, लेकिन इनके पास इलेक्शन कराने के पैसे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इक़्तिदार के भूखे हैं, ना कि वो मुल्की मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो यकीनन आप जो है ना, आपकी बातों से मुझे सीखने को मिला पर्सनली, तो आगे वाली जो ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। इन दी एंड आप तमाम जो शुरका का बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ ई टॉक्स की तरफ से कि आप यहाँ पे आए और अपना सुनहरा जो वक्त है उसको प्रोडक्टिव बनाया, ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि वो लोग जो ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और इसी सिलसिले को मैं चाहूँगा कि आगे बरकरार रखा जाए और हर एक को बोलने की ताकत हो, अपनी बात रखने की ताकत हो, ना कि हम इंटेलेक्चुअल्स को, बल्कि एक वो शख्स जो गुर्बत की लकीर से नीचे जो है कि रह रहा है। तो आप तमाम जो साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपना सुनहरे वक्त को कीमती बनाया और ई टॉक्स के इस वेबकास्ट को कामयाब बनाया। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि वेबकास्ट में, ज़िंदगी ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, शादबाद रहें, फ़ी अमानिल्लाहि ताला।